अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू कारवा ने दिसंबर 2022 के अशरे उर्दू में महाराष्ट्र लेवल पर महाराष्ट्र की सतह पर खाका गोई का मुकाबला मुनक्किद किया था, जिसमें इस खाके को अव्वल इनाम मिला था। खाका है शाह समकनत खाका निगार मुजतबा हुसैन। समात फरमाइए। 18 अगस्त 1985 को इतवार की छुट्टी थी। सपहर का वक्त था। मैं इतवारी कैलूला के लिए बिस्तर पर लेटा ही था कि घंटी बजी। मिलाप से सखी हसन सिद्दीकी ने रुकते सहमते कहा, आप आराम तो नहीं कर रहे थे? आपको एक बुरी खबर सुनानी है। अभी पीटीआई से इत्तला आई है कि शाह समकनत का इंतकाल हो गया। शास को अब याद करने बैठा हूँ तो कमोबेश 30 वर्षों का अरसा मेरे सामने फैला हुआ है। दोस्ती का, बेताल्लुकी का, गुर्बत का और दूरी का। शाज मुझसे उम्र में 2-3 बरस बड़ा था। यूनिवर्सिटी में भी हम दोनों का साथ नहीं रहा, क्योंकि शाज ने ज्यादातर इवनिंग कॉलेजेस में ही तालीम हासिल की थी। शाज से 1955 और 1956 के आसपास हैदराबाद के मरहूम ओरेंट होटल में मुलाकात हुई थी। हैदराबाद के अदबी माहौल का वो सबसे जर्री दौर था। नए शायरों, नए अदीबों की पूरी एक नस्ल उभर रही थी। उनमें से अक्सर की शामें इसी ओरेंट होटल में गुजरती थी। शाह से मेरे मरासिम की बुनियाद पहले पहल यही पड़ी। ये बात और है कि इन मरासिम की नौयत जरा मुख्तलिफ थी। शाज बुनियादी तौर पर खुद पसंद, खुद भी खुद आरा होने के साथ साथ संजीदा, मतीन और बुर्दबार नौजवान था। मिलता सबसे था, लेकिन जिसे दोस्ती कहते हैं वो सिर्फ चंद लोगों से ही करता था। उसे शोहरत भी बहुत जल्द मिल गई थी और वो हरदम अपनी शख्सियत को उस शोहरत के मुताबिक ढालने की कोशिश में लगा रहता था। वो जमाना शास की शायरी का, शबाब का जमाना था और उसके शख्सी शबाब का भी। अदब में मकाम के मामले में शास तमकनत और वहीद अख्तर में हमेशा उठक बैठक जारी रहती। दोनों में खूब ठनती। दोनों ही हिंदो पाक के सारे मियारी रिसालों में छपते थे। उन्हें बर्रे सगीर में यकसा मकबूलियत हासिल हो गई थी, लेकिन मुशायरों में शास अपनी मखसूस रुमानियत, एहसास की नरमी व मलायमत और अपने लहजे के अछूते ढंग की वजह से बेपनाह दाद वसूल करता था। शाज अपने दोस्तों के इंतखाब के मामले में निहायत सख्त था। अफसाना निगार और सईद उसका दोस्त भी था और मद्दाह भी, हमदम भी था और हमराज भी। उन दोनों की इस गहरी दोस्ती के बारे में एक मर्तबा मैंने शाज से कहा कि तुम दोनों की इस अटूट दोस्ती का राज ये है कि और सईद को तुम्हारी शायरी समझ में नहीं आती और तुम्हें और सईद के अफसाने समझ में नहीं आते। जिस दिन तुम दोनों एक दूसरे को समझ लोगे, तुम्हारी ये दोस्ती खत्म हो जाएगी। 4 बरस पहले की बात है। दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में हम रात का खाना खाने जा रहे थे। आगे आगे कुछ मजदूर सर पर पेट्रोमैक्स उठाए किसी तकरीब से वापस हो रहे थे। मैं अचानक तेज कदमों से चलकर सर पर पेट्रोमैक्स उठाए एक मजदूर के पास पहुंचा और पूछने लगा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, बाबूजी मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैंने कहा, अच्छा भाई जरा ठहर जाओ। वो साहब जिनकी बड़ी बड़ी जुल्फे हैं, जो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, वो तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं। मजदूर सर पर पेट्रोमैक्स उठाए रुक गया। शास से जब उसका सामना हुआ तो कहने लगा, बाबूजी मेरा नाम अब्दुल रहमान है। शाज ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान है, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। ये बताओ चाहते क्या हो? मजदूर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन बाबूजी ने बताया था कि आप मेरा नाम जानना चाहते हैं। शाज ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरी तरफ घुमा कर पूछा, ए मज्जू मियां, मैंने कब इनका नाम जानना चाहा था? मैंने कहा, यार शाज, मैं तो तुम्हारी मुश्किल आसान कर रहा हूँ और तुम मेरी तरफ हैरत से देखे जा रहे हो। पूछ लो इनका नाम, वरना बाद में निहायत कर्ब के साथ ये शेर कहोगे, आगे आगे कोई मशल सी लिए चलता था, आगे आगे कोई मशल सी लिए चलता था। हाय क्या नाम था उस शख्स का, पूछा भी नहीं। शाज ने जोरदार कहा लगाया। उस रात वो इतना हंसा कि आंखें भीग गई।
शाद ने जब अपने कलाम का इंतखाब शाये करने का फैसला किया तो मुझसे कहने लगा कि मैं इस कलाम का नाम वरक़े इंतखाब रखना चाहता हूँ। मैंने कहा, शाज, तुम्हारे कलाम के इंतखाब के लिए इससे बेहतर नाम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कलाम का अगर कड़ा इंतखाब किया जाए तो वो एक ही वरक में आ जाएगा, फिर छपाई का खर्चा भी कम आएगा। लोग समझते नहीं, एक वरक की खातिर सारी किताब छाप लेते हैं। शाज ने मेरे इस तबसरे पर जो कहकहा लगाया था वो आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। मुझे फख्र है कि दक्कन के इस अलबेले शायर ने, जिसकी अना और खुददारी अक्सर हिमालय से बातें करती थी, मुझे हमेशा अजीज रखा। दिल्ली आते ही वो मुझे फौरन फोन कर देता था, मज्जुमिया हम आ गए, फौरन चले आओ। शाज जब भी दिल्ली की किसी मुशायरे में आता, मैं उसमें जरूर शिरकत करता। इसलिए नहीं कि शाज मेरी कमजोरी था, बल्कि इसलिए कि जब शाज किसी तरन्नुम और ड्रामेबाजी के बगैर दोनों हाथों से मुशायरा लूटने लगता था तो मेरे तसव्वुर में चार मीनार के मीनार कुछ और भी ऊंचे हो जाते थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की इमारत कुछ और भी पुरशिको नजर आने लगती थी। नौबत पहाड़ हिमालय की तरह ऊंचा दिखाई देने लगता था। दक्कन देश की सावली सलोनी शामों का हुस्न कुछ और भी निखर आता था। अब शाज नहीं है तो उन शामों में कौन रंग भरेगा? वो एक सादा लोह और रोमानी शायर था, जिसने जब देखा कि दुनिया उसकी रोमानियत की सतह तक उठकर जी ही नहीं पा रही, तो वो चुपचाप दुनिया ही छोड़कर चला गया। शाज जैसा तराहदार शायर अब दक्कन देश में कहाँ मिलेगा, जिसने अपने सिवाय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अपनी अना की हिफाजत के लिए वो बड़े से बड़े आदमी से टक्कर ले लेता था और अपने अदना से अदना चाहने वाले की मोहब्बत के आगे अपना सब कुछ कुर्बान कर देता था। आंखों के एक डॉक्टर शास के मद्दार थे। मैंने एक मर्तबा उन डॉक्टर साहब से शिकायत की कि डॉक्टर साहब, शास की बीनाई बहुत खराब हो चुकी है, जरा देखिए ना, अर्ज दक्कन में शास को अपने सिवाय कोई दिखाई नहीं देता। उस वक्त डॉक्टर साहब के साथ शाज भी हंस पड़ा था। मखदूम के बाद अर्ज दक्कन में शाज सचमुच अकेला रह गया था। यकीनन वो हमारे लिए मशल से लिए चलता था। हमने उसका नाम भी जाना, उससे उसका कलाम भी सुना, मगर कभी ये नहीं पूछा कि भैया अपने दिल में कौन सा गम छुपाए फिरते हो, जरा अता पता उस गम का भी देते जाओ। ये अजनबी और गुमनाम सगम तुम्हारे जी को कहाँ से लग गया? मगर अब तो पूछने का वक्त भी निकल चुका। अरसे से शाज एक ठहरा हुआ दरिया था और बड़ी देर से चुप था। शाज को जितना याद करता हूँ, उसी का ये शेर बार बार याद आता है कि यही तुझसे अपना था वास्ता, यही थी हयाते मुआश का। यही तुझसे अपना था वास्ता, यही थी हयात मुआश का। तेरी खलवतों के शरीक थे, तेरी खलवतों के शरीक थे, तेरे अंजुमन से चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया।